नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को नौका विहार कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ, जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि चारों ओर शांत तरल एवं उज्जवल चांदनी चिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण घर वाली गंगा बालों के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कोई चहरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसे सफेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई हो। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुखी को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे लहराते हुए कोमल केश है। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से हो रहे हैं। बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। उत आकाश रूपी नील आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटा कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती है मानो टेकने के कारण उसके रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हो। कवि पंत जी कहते हैं कि वे चांदी के रात पर दोपहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती का चमक यानी चांदनी भ्रमण हो रही है। ऐसी सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई है और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली है। लंगर उठाने की छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के सामने धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगे। गंगा का जल शांत एवं निश्चल है, जो दर्पण के सामने शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नशाए रेतील तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिणाम के प्रकट हो रहे हैं। गंगा तट पर शोभित कलाकार के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलके एवं शांत मन का वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती है, जिसमें जल में प्रतिबिंबित आकाश उस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ टेढ़ रहा हो। गंगा में रह रहकर उठने वाले चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटी छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर प्रतिक्षण लुटकती चिपकती हुई सी प्रतीक होती है। वही पास में शुक्र तारे ही झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदरी सी परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझलने होने का दृश्य इतना मनोरम है कि कवि को चांदी के चमकते सुंदर केश में परी के छिप जाने का आभास होता है। जल में प्रतिबिंबित दमसी का चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। उसे देख कवि को ऐसी प्रतीत होती है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी छूगट में छुपा लेती है तो अभी उससे बाहर करती है। कवि की नाव जब गंगा के मध्य धारा में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं देते। कवि को
धर से देखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रही है। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्ष को देख ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी बाहों है और धरती को एकटक निहार रहे हो। कवि आगे कहते हैं कि वह पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवास को विपरीत दिशा के मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख कवि को ऐसा आभास होता है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। वही गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगते हैं कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो ब्रह्मवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह लिया विरह वेदना को मिटाते हेतु व्याकुल होकर आकाश में उड़ता जा रहा है। बीच धारा में पहुंचने पर अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। इसी आधार पर पंत जी कहते हैं कि अब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य में पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया। तब मैं पतवारों को दमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मात्र दिया। पतवारों को चलने से जल में काफी मात्रा में जाग उत्पन्न हो रहा है। इस दृश्य को देख कवि को ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियां व फैलाकर उनमें जाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हैं। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी है, सांपों सी चमकती हुई आग की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही है। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई सी दिख रही है जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची हुई हो। एक साथ उठती बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा सौ चंद्रमा और एक एक तारा सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देख ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही है। किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लगी से पानी की गहराई का अनुभव लगाते हुए अत्यंत उत्सुक होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे का दसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे वह बस चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। कवि पंत कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी जैसे हंसी अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि कहते हैं कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलने वाले ईश्वर जीवन के गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमरत्व प्रदान करता है। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।